हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल्स। कोशिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लोगों ने कल कोशिकाओं की संख्या के आधार पे ये देखा कि दो प्रकार के जीव जंतु इस संसार में पाए जा रहे हैं। एक तो ऐसे हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने हुए हैं, और दूसरे प्रकार के जीव जंतु ऐसे हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रूप नाम से जानते हैं। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 है आपका, आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है। वो है आपका सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसमें आप सभी ने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जाना, ये जाना कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो आपकी कोशिकाओं से मिलकर के ही टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से मिलकर के ही ऑर्गेन्स बनते हैं, और ऑर्गेन से ही पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन जो उसकी इकाई है वो कोशिका ही होती है। तो सेल्स को आप जैसे दीवारों को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से कोशिकाओं को आप ब्रिक्स से तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए आपको कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी जीव का शरीर बन रहा है तो उसका जो इकाई है वो क्या है, वो कोशिकाएं ही हैं, है ना। तो हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल हमने ये पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक थे, सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में यह ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल से कॉर्क निकलता है, तो कॉर्क का एक बहुत पतला स्लाइस लेके अपनी मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे, जो उनका बिल्कुल सरल सूक्ष्मदर्शी था, उस खुद के ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने जब उसको देखा तो उसमें उनको बहुत छोटे छोटे कमरों की जैसी संरचना दिखाई पड़ी, कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे दिखाई पड़े। और वो कंपार्टमेंट्स जो थे वो उनको जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े। तो उन्होंने नोटिस किया कि सारे कंपार्टमेंट लगभग लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे, और एक दीवार से वो क्या थे, अलग अलग थे। बीच बीच में एक दीवार से वो अलग अलग दिख रहे थे। तो उन्हीं, और वो कमरे के जैसे, कंपार्टमेंट के जैसे छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे। तो हुक ने उन्हीं कंपार्टमेंट्स को या उन्हीं बॉक्सेस को सेल का नाम दिया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या थी, जब कॉर्क डेड थी, छाल जो है पेड़ की छाल क्या होती है, डेड होती है, तो डेड सेल्स का उन्होंने मतलब उन्होंने जो ढूंढा वो डेड सेल को ढूंढा। तो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप्स का और ज्यादा इन्वेंशन हुआ और एडवांस माइक्रोस्कोप्स जब आए, तो कहते हैं कि 150 सालों के बाद आज हम ये जान पा रहे हैं कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, क्योंकि आजकल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो हमारी लाइफ में हैं, जिनमें बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन है। वो कौन सा था, वो मैंने आपको बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था कि किस तरह से एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप से जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जिसमें बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी 5 लाख गुने तक मैग्निफिकेशन पावर थी। यानी बहुत छोटी से छोटी चीजों को भी वो इजिली बड़ा करके दिखा सकता था लोगों को, है ना। तो जैसे सेल है क्या, सेल क्या है, जैसे किसी भी दीवार को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में आप ईंटों का यूज करते हैं, उसी प्रकार से, और वो ईंटें अलग अलग साइज की हो सकती हैं, अलग अलग कलर की हो सकती हैं, अलग अलग शेप की हो सकती हैं, उसी तरह से जीवित संसार में, लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखने में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से वो मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है। तो
जैसे आपका अंडा अंडा आप लोग खाते हैं, एग जो खाते हैं, तो एग कैसा है उसको आप इजीली देख सकते हैं। तो अब सोचो कि क्या वो एग जो है वो सिंगल सेल है या वो रिप्रेजेंट करता है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो उसके अंदर आप इजीली नहीं देख सकते, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। कैसे ऑब्जर्व करें साइंटिस्ट्स कि इनका सेल नंबर क्या है, कैसे है, तो वो क्या करते हैं, वो माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। और उसके बाद वो कलर्स का यूज करते हैं जिनको आप डाई कहते हैं, उनको यूज करते हैं, पार्ट्स को कलर कर लेते हैं और उसके बाद उसकी फिर डिटेल्ड स्टडी करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि एक ही कोशिका से अगर कोई जीव बना हुआ है तो उसको एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर कहते हैं, और अगर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है तो उसको आप मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। शेप ऑफ द सेल्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, शेप ऑफ द सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग जीवों में जो सेल्स कोशिकाएं होती हैं उनका आकार अलग अलग होता है। ऑल सेल्स डू नॉट हैव अ सिमिलर शेप, जो प्रत्येक सेल होती है वो सब एक ही शेप की या एक ही आकार की नहीं होती हैं। द शेप ऑफ ईच सेल वेरीज, हर एक कोशिका का जो आकार होता है बच्चों वो विभिन्नता लिए हुए होता है या वो अलग अलग हो सकता है। कैसा हो सकता है, इट कैन बी राउंडेड, वो राउंडेड हो सकता है, वो स्फेरिकल हो सकता है, वो इलोंगेटेड हो सकता है या कुछ खिंचा हुआ सा आकार लिए हुए हो सकता है। और कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेल का कोई डेफिनेट शेप ही ना हो, थोड़ी देर के लिए वो सेल दूसरे शेप में हो और कुछ देर के बाद वो सेल दूसरे शेप में हो जाए। ठीक है, राउंड शेप्ड सेल के बारे में हम जानेंगे। राउंड शेप्ड सेल कैसी होती हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं शेप में, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये गोल गोल जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है। ब्लड कई अलग, अब देखो ब्लड कोई सेल नहीं है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है, उसमें अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब आप लोग इतने बड़े हैं कि जैसे आपको पता चलता होगा कि कभी मान लो डेंगू का बुखार होता है जब, तो उसमें किस चीज की कमी हो जाती है, ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर्स कभी कभी कहते हैं कि प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड नहीं है, ब्लड का एक पार्ट है। और जो बीमार रोगी होता है उसके ब्लड में उन प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है या प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स मौजूद हैं उन प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके का जो खून चढ़ाने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है कि उसमें क्यों, ब्लड का केवल एक पार्ट ही चढ़ाना होता है। तो वो क्या है, प्लेटलेट सेल्स हैं, आपकी ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं। तो उसी तरह से रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं शेप में, यानी आकार में कैसी होती हैं, गोल गोल सी, और ये रेड कलर की होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का कंटेंट होता है जिससे ये लाल रंग लिए हुए होती हैं। इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड होती हैं कुछ सेल्स, जैसे कि आपकी मसल सेल्स, ये कैसी होती हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं शेप में, इस तरीके से लंबी होती हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये आपकी मसल सेल्स हो गई। मसल सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, कुछ लंबी होती हैं। और जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं बच्चों, ये नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड हैव ब्रांचेस, ये आपकी नर्व सेल दिखाई पड़ रही है, ये थोड़ा सा लंबी होती है। और सबसे लंबी सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल ही होती है ह्यूमन बॉडी में, ये बहुत लंबी लंबी होती है, न्यूरॉन्स। उसके अलावा जो सेल्स हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है वो, अमीबा के अंदर क्या एबिलिटी होती है, अमीबा डू एबिलिटी टू चेंज, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स की पर्टिकुलर शेप होती है, अमीबा के पास ऐसा होता है कि अमीबा अपने आकार को जब चाहे तब, जिस जरूरत के अनुसार, जब चाहे तब, जैसे चाहे उसी प्रकार से वो चेंज भी कर सकता है ना। अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोजेक्शंस
across its cell surface which are called pseudopodia। वो क्या कहलाता है? सीडोपोडिया कहलाता है, जिसको आप कूटपाद कहते हैं। तो जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है बच्चों, उसका शेप डेफिनिट नहीं होता, वो अपना आकार निरंतर बदलता रह सकता है, उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं हो सकता है। जैसा सारे, अब जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा जो आकार है वो डेफिनिट है, हमारा जो शेप है वो डेफिनिट है, लेकिन जो अमीबा होता है उसका कोई डेफिनिट शेप या डेफिनिट आकार नहीं होता, उसमें कुछ निकली होती हैं संरचनाएं जिसको सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि कूटपाद, जो उसके पास कुछ ऐसे पैरों की जैसी संरचना होती है। जैसे ये प्रोजेक्शंस निकाल रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस वो अपनी बॉडी से किसी भी जगह से कभी भी निकाल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया टू एनगल्फ फूड, जैसे खाना उसको दिखाई पड़ा तो खाने को अंदर अपने शरीर के अंदर लेने के लिए, क्योंकि उसके पास केवल एक ही सेल है, तो उसी सेल की सरफेस से ही वो भोजन को अंदर ले लेता है, भोजन को अंदर लेने के बाद पचा लेता है फूड वैक्यूल में, और उसके बाद फिर एक्सक्रीट आउट कर देता है वेस्ट मटेरियल को, सांस भी ले लेता है उसी से, अपने आप को डिवाइड भी कर लेता है, एक ही सेल में सारे के सारे फंक्शन उसके हो जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं, इन्हीं को कूटपाद कहते हैं। दीज प्रोजेक्शंस हेल्प अमीबा इन फीडिंग एंड मूविंग, ये उसको खाना खाने में भी हेल्प करती हैं यही प्रोजेक्शंस, और उसको मूव करने में भी ये हेल्पफुल होती हैं। कौन सी, क्या कहते हैं उनको? सीडोपोडिया कहते हैं या कूटपाद कहते हैं। तो द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, खाने को पकड़ने के लिए भी वही हेल्पफुल होती हैं और मूवमेंट के लिए भी वही हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी अमीबा की। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच गिव्स शेप टू द सेल। हर एक प्लांट और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल के अंदर का मटेरियल उसी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। कि अगर मान लीजिए पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, तो पानी से भरा हुआ गुब्बारा जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो आप उसको छुएंगे तो अपना शेप भी चेंज कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो एक झिल्ली की तरह से कवर होता है। जो बैलून का जो बाहरी सतह है उसके अंदर, जो कोशिका के अंदर कुछ मटेरियल पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वो भी उसी के अंदर बंद होता है। वही बताने की कोशिश कर रही है आपकी किताब कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है या कोशिका भित्ति पाई जाती है, विच गिव्स शेप टू द सेल, जो आपके सेल्स को शेप देती है। जैसे आपकी व्हाइट ब्लड सेल है इन ह्यूमन बीइंग्स, ये कैसी होती है? ये आपका सिंगल सेल है जिसका आकार बदलता रहता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का भी आपके आकार, शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में मैंने आपको बताया 3 तरीके की सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का आकार गोल गोल होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो अपना आकार बदलती रह सकती हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा भी अपना आकार बदलता रह सकता है। ठीक है, जनरली जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो या तो राउंड होती हैं या स्फेरिकल होती हैं या वो इलांगेटेड होती हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो लंबी होती हैं और अपने एंड पे पॉइंटेड भी होती हैं, है ना। दे सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, जैसे कि आपके शरीर में पाए जाने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। और वो क्या करती हैं? नर्व सेल्स का क्या काम है? नर्व सेल्स जो है वो मैसेजेस को दिमाग से ब्रेन से रिसीव करके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, ट्रांसफर करने का काम जो है वो किसका होता है? नर्व सेल्स का होता है। तो कंट्रोल, आपकी बॉडी पर जो भी कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी का, जैसे आपका माइंड जब ऑर्डर करता है तब आपका हाथ कोई काम करता है, उस मैसेज को यहाँ से वहां तक पहुंचाने का जो काम है वो नर्व सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम दिमाग से शरीर के अलग अलग भागों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो हेल्पफुल होती हैं वो क्या होती हैं? वही नर्व सेल्स ही जो हैं वो
इसमें हेल्पफुल होती हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो किसके अंदर होते हैं, उसी सेल के अंदर बंद होते हैं। इन प्लांट्स एज वेल एज बैक्टीरिया अ सेल वॉल इज प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल। देखो, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन दोनों में डिफरेंस है। सेल वॉल हर सेल में नहीं पाई जाती है, पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल में पाई जाती है। तो जिसमें सेल वॉल पाई जाती है वो क्या करती है, सेल को थोड़ा सा दृढ़ता प्रदान करती है, उसका शेप जो है वो नियत बनाती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है, उसको परफेक्ट स्ट्रक्चर देने का काम करती है। साइज ऑफ द सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का क्या क्या साइज होता है, क्या आकार होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हर एक अलग अलग जीव में जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उनका साइज अलग अलग हो सकता है। सम सेल्स लाइक एग्स ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई, उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट सम अदर सेल्स आर सो स्मॉल दैट एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व देम। जैसे किसी चिड़िया का अंडा है तो वो तो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, टाइनी, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, तो उससे क्या करते हैं, उससे हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, उससे हम उसको देख पाते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि कितना छोटा होता है एक सेल, कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है। द स्मॉलेस्ट सेल मेजर्स अराउंड, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो 0.1 माइक्रोमीटर, देखो मीटर, मीटर का 100वां भाग माइक्रोमीटर, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक स्मॉलेस्ट सेल होती है। उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा नाम की बैक्टीरियल सेल होती है, ये जो है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो इस साइज के बारे में मतलब आप ये कह सकते हैं छोटा छोटा छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उसका भी हजारों गुना ज्यादा छोटा वो साइज जो है वो होता है सेल्स का। तो जैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ द लार्जेस्ट सेल मेजर्स अराउंड 100.170 into 130 मिलीमीटर एंड इट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देखो, जो आपका एक ऑस्ट्रिच नाम का बर्ड होता है उसका जो सेल है बच्चों वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल है, वो 170 mm इंटू 130 mm होता है। ये एग है ऑस्ट्रिच का, तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो बड़ा होता है। तो अगर आप एक एक्टिविटी करें, आप जैसे हम लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं, हेन का एग खाते हैं ना, तो बॉयल अ हेन्स एग, अगर आप उसको बॉयल करते हैं, रिमूव कर दें शेल को, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। अंडे में कैसा होता है स्ट्रक्चर, अंडे में बाहर की तरफ सफेद रंग की संरचना होती है और अंदर उसके क्या होता है, येलो कलर का पार्ट होता है। तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, व्हाइट मटेरियल इज अल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जो व्हाइट पार्ट होता है वो अल्ब्यूमिन होता है, और वो जब आप बॉयल कर देते हैं, कच्चा अंडा होता है तब वो लिक्विड टाइप्स में होता है, और जब आप उसको बॉयल कर देते हैं तो वो सॉलिड के रूप में हो जाता है ना। अब यही सेम अल्ब्यूमिन जो है वो पनीर में भी पाया जाता है। द येलो पार्ट इज यॉक, जो येलो पार्ट होता है वो क्या होता है, यॉक होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। ये एक ही जो एग है वो एक सिंगल सेल है, तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के, क्योंकि क्या है, साइज में वो बड़ा है ना। तो साइज जो है सेल्स का वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग साइज होता है सेल्स का। और the size of the cell is not dependent on the size of the body of an organism। जो साइज है सेल का वो एक बॉडी के आकार पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है, कि सेल का क्या फंक्शन है उस पर डिपेंडेंट होता है कि सेल का आकार कितना होगा, सेल का आकार क्या होगा। टाइप्स देखेंगे हम सेल का, कि जो आपके सेल्स हैं,
Types of cells in different organisms. Cells in living organisms are of two types. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स दो प्रकार की पाई जाती हैं. एक तो होती हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जब पहुंचेंगे, जैसे 8th में हैं आप, 9th में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? द सेल्स इन विच देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जिसमें क्या होता है? देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मतलब है कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उसके भीतर पाया जाता है एक केंद्रक. तो जिन सेल्स में, जिन कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, जिसमें केंद्रक सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ता और केंद्रक के अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? इन सेल्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा. ये क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब ये है बच्चों, देखो प्रो का मतलब है कि प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है कि प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है आपका न्यूक्लियस. तो इस प्रकार का सेल जिसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो बिल्कुल शुरुआती तरीके का हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है. तो द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जो एकदम जब संसार बना था तब शुरुआती समय में जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, वो ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स पाई जाती थी वो कौन सी थी? वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स थी. या आप ये कह सकते हैं कि जो जब कोई भी चीज का, जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में हमने जाना, माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बारे में, तो पहले किस तरीके का था? बहुत सरल सूक्ष्मदर्शी था, बहुत साधारण. पहले एक मैग्नीफाइंग ग्लास आया, उसके बाद फिर बिल्कुल सरल सूक्ष्मदर्शी आया, उसके बाद फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. उसी तरह से जब संसार बना, तो जब सेल्स का निर्माण हुआ तो पहले बहुत साधारण तरीके की सेल्स आई. उसके बाद धीरे 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 वो सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को पाती गई और अपने फंक्शंस को बढ़ाती चली गई. तो जो शुरुआती दौर में जो सेल्स आई होंगी उन सेल्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं? जैसे आपका बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं. बहुत पुराने टाइप के जो बैक्टीरिया और कुछ नीलहरित शैवाल जो हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं. दूसरे तरीके की सेल्स जो हैं पाई जाती हैं बच्चों, वो कहलाती हैं आपकी यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? द सेल्स इन विच अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों में केवल यही फर्क है. कैरियोटिक, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियन यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो सुस्पष्ट नहीं है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, और एक ऐसा न्यूक्लियस जो सुस्पष्ट है, पूर्ण रूप से विकसित है. तो द सेल्स इन विच अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? हर प्रोकैरियोट के छोड़ करके जितने भी सेल्स हैं बच्चों, वो यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें जो भी देखो, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, और उनके अलावा जो भी सेल्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं. ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स. सेल ऑर्गेनेल्स. अब हम जानेंगे कि जो एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंगक होते हैं, सेल में क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल का क्या फंक्शन होता है, या सेल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, है ना. वी नो दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
आप सबको पता है कि सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने बात करी थी एक दीवार के बारे में, तो हमने ये बात करी थी कि जैसे उदाहरण के लिए एकदम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए बेसिकली किस चीज की जरूरत होती है, ईंटों की जरूरत होती है। तो वो क्या है, बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि अगर किसी घर का आकार बनाना है, उसकी संरचना देनी है घर की, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि ईंटें हैं दीवार बनाने के लिए, उसी तरह से सेल्स हैं जीवन को बनाने के लिए। लेकिन उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बट व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, इनसाइड सेल क्या प्रेजेंट होता है और वो अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करती हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? अ सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स होते हैं एक सेल में। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल के अंदर के मटेरियल को कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उसके अंदर द्रव्य भरा होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसको आप कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसके अंदर होता है एक केंद्रक। ठीक है, अभी आप ऐसे समझेंगे कि सेल जो है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको कवर करने के लिए, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, और उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अब हम इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन टेक अ पील ऑफ ओनियन बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फ्लैशी पोर्शन। आप किसी प्याज के छिलके को अगर उसके मांसल भाग से अलग करें और उस पर एक मेथाइलिन ब्लू नाम का स्टेन डालें, डाई डालें, और उसके बाद क्या करें, उसको कवर स्लिप लगाएं। ये आप स्कूल में कर सकते हैं। ऑब्जर्व करिए उसको माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हम क्या देखते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। इस तरीके की संरचना, जो जो आपका प्याज होता है, प्याज की झिल्ली को अगर आप निकालते हैं, अनियन पील को, तो आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। ये संरचनाएं क्या हैं जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको दिखाई पड़ रही हैं, और इसके अंदर कुछ डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? तो ये जो संरचनाएं हैं आपको अलग अलग, देखो हर एक कंपार्टमेंट की तरह से ये आपको अलग अलग दिखाई पड़ रही है। ये क्या है? ये हर एक कंपार्टमेंट, हर एक बॉक्स जो है वो एक सेल को डिनोट करता है। यानी हर एक बॉक्स जो है वो एक सेल के रूप में है, और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये उसका, उस सेल का केंद्रक है। और उसके अंदर पाए जाने वाला जो ये द्रव्य है जिससे ये भरा होता है, ये क्या कहलाता है? ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। देखो, कोशिका का पूरा एक विज्ञान है जिसको जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तब समझ पाएंगे, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि साइटोलॉजी का पूरा एक ब्रांच है साइंस का, कोशिका विज्ञान, है ना। उसमें साइटो का मतलब होता है कोशिका, तो कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, और उसमें पाया क्या जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को आप केंद्रक कहते हैं। तो आप जब ऑब्जर्व करते हैं प्याज की झिल्ली को, तो यू विल ऑब्जर्व ब्रिक लाइक सेल्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर विद द राउंड बॉल लाइक न्यूक्लियस एट द सेंटर। एक गोल छोटा सा स्पॉट की जैसी जो संरचना आपको दिखाई पड़ती है वो न्यूक्लियस होती है, और एक दूसरे पर इस तरीके से वो सेट होती है। The boundary of the onion cells is known as the cell membrane or plasma membrane, and it is covered by another thick layer called the cell wall. देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में यही फर्क है कि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो जैसे प्लांट सेल्स होती हैं, जैसे प्याज क्या है? प्लांट, प्याज तो आपको प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो प्याज में जो सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है ना। तो इसके बारे में हम आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.